Hello to all of you. Myself Himanshu Mishra from Maharani Lakshmibai Medical College झांसी, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। तो हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी NCERT का अध्ययन कर रहे हैं। उसका जो सेकेंड चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है सेकेंड चैप्टर का, जो कि बीजों का महत्व। तो बीजों का महत्व क्या होता है, सीड्स जो होती हैं उनका महत्व क्या होता है। तो जो बीज होते हैं वो नई संतति निर्माण में भाग लेते हैं। जैसे बीजों के अंकुरण से नई संतति प्राप्त होती है, अतः जो बीज हैं वो नई संतति निर्माण में भाग लेते हैं। फिर है विभिन्नताएं। बीज लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, अतः इनमें आनुवांशिक पुनः संयोजन के कारण बहुत सी विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं। या विभिन्नताएं इन बीजों को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष में सहायक होती हैं। जो बीजों के द्वारा जो बीज क्योंकि लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से इसमें आनुवंशिक पुनः संयोजन के कारण बहुत सी विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं। और ये विभिन्नताएं जो हैं ये बीजों को जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए जो है संघर्ष में सहायक होती हैं, सहायता प्रदान करती हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए। फिर है उद्विकासीय प्राप्तियाँ। बीज एक उद्विकासीय प्राप्ति है। बीज पादप की जीवन क्रिया में उत्पन्न होने वाले अति नाजुक भाग भ्रूण को सुरक्षित रखता है। जो बीज है वो जो पादप का भ्रूण होता है उसको सुरक्षित रखने में सहायता करता है। फिर है भोजन संग्रह। बीज में पर्याप्त भोजन संग्रहित रहता है, जो भ्रूण के पोषण एवं अंकुरण तथा नव अंकुरित बीज को वृद्धि में तथा तब तक सहायक होता है जब तक कि वह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के योग्य नहीं हो जाता। जो बीज होता है वो भोजन संग्रहण का काम करता है। बीज में पर्याप्त भोजन संग्रहित रहता है, जो कि भ्रूण जो होता है उसको पोषण एवं अंकुरण जब पोषण प्रदान करता है और जब उसका अंकुरण होता है तथा नव अंकुरित बीज की वृद्धि में भी सहायता करता है। और वह तब तक इसकी सहायता करता है, उसको भोजन प्राप्त करवाता है जब तक कि वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के योग्य नहीं हो जाता है। फिर है चिर स्थिरता। बीज भविष्य में पादप को प्रतिकूल परिस्थितियों में हानि नहीं पहुंचने देता। जो बीज है वो भविष्य में पादप के लिए जो प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उनमें बीज को हानि नहीं पहुंचने देता है, क्योंकि इस पर भ्रूण को सुरक्षित रखने के लिए कठोर कवच होता है। जो बीज होता है उसमें जो भ्रूण होता है उस पर उसके द्वारा कठोर कवच बना रहता है, जो कि भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है। भ्रूण सुषुप्त व क्रियाशील होते हैं। भ्रूण जो है वो सुप्तावस्था में भी रहते हैं, वह अक्रियशील होते हैं। उनको जब अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तब वो अंकुरित होकर के नया पादप बनाते हैं, तब तक वो भ्रूण सुषुप्त व अक्रियाशील रहते हैं। फिर है प्रकीर्णन। बीजों का वायु जल पक्षियों जंतुओं आदि द्वारा प्रकीर्णन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जो बीजों के द्वारा जो बीजों का जो है वो वायु जल पक्षियों जंतुओं आदि के द्वारा प्रकीर्णन होता है, जिसकी वजह से पौधे एक जगह से दूसरे स्थान पर पनपने के लिए जो है बीज इसमें सहायता करता है। तथा बीज जो है वो प्रकीर्णन की क्रिया में भी सहायता करता है। बीजों की अंकुरण क्षमता। बीजों की अंकुरण क्षमता आनुवांशिकी एवं पर्यावरणीय दोनों प्रकार से निर्धारित की जा सकती है। जो बीज हैं उनकी आनुवांशिक अंकुरण की जो क्षमता होती है वो आनुवांशिक एवं पर्यावरणीय दो प्रकार के कारकों पर निर्भर करती है। जो पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं वो बीजों के अंकुरण की क्षमता प्रभावित करती हैं, वह है आर्द्रता एवं तापमान। जो पर्यावरणीय स्थितियां हैं वो आर्द्रता और तापमान है, जो कि बीजों के अंकुरण की क्षमता को प्रभावित करती हैं। आनुवांशिक रूप से अंकुरण क्षमता कुछ दिनों की ऑक्सेलिस में तथा 100 वर्ष तक, जैसे ट्राइफोलियम। जो आनुवांशिकी रूप से अंकुरण की क्षमता होती है तो वो कुछ पौधे जैसे ऑक्सेलिस उसमें कुछ दिनों से लेकर के, तथा जो ट्राइफोलियम नामक पादप है उसमें 100 वर्ष तक की भी बीजों की अंकुरण क्षमता होती है जिस
कमल जो है, कमल के बीजों की अंकुरण क्षमता जो है वो 1000 वर्ष से भी अधिक होती है। जो कमल का बीज है वो 1000 वर्ष के बाद भी अंकुरित होकर नया पादप बना सकता है। और खजूर में 2000 वर्ष पुराने बीजों में अंकुरण क्षमता पाई गई है। जो खजूर का जो बीज होता है उसमें 2000 वर्ष पुराने भी जो बीज हैं उनमें अंकुरण क्षमता पाई गई है। इसी तरह आर्कटिक टुंड्रा में मिले 10,000 वर्ष पुराने ल्यूपिनस आर्कटिकस के बीज न केवल अंकुरित हुए बल्कि उनसे पुष्पधारी पादप भी उत्पन्न हुए। जो आर्कटिक में टुंड्रा जो प्रदेश है वहाँ पे मिले 10,000 वर्ष पुराने ल्यूपिनस आर्कटिकस के जो बीज मिले हैं उनमें वो केवल न अंकुरित हुए बल्कि उनसे पुष्पधारी पादप भी उत्पन्न किए जा चुके हैं। अतः जो ल्यूपिनस आर्कटिकस का पादप है वो 10,000 वर्ष पुराने बीज भी अंकुरित होने की क्षमता रखते हैं। फल का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। निषेचन की उत्तेजना से अंडाशय भित्ति फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। जो निषेचन के पश्चात जो है अंडाशय भित्ति जो है वो फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। अंडाशय से निर्मित फल को सत्य फल कहते हैं। जो फल अंडाशय से निर्मित होते हैं उन्हें सत्य फल कहते हैं। परंतु कुछ प्रजातियों में जैसे सेब, रसभरी, अखरोट आदि में फलों का निर्माण अंडाशय से न होकर बाह्य दलपुंज या पुष्पासन से होता है, तो ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं। और असत्य फल उन्हें कहते हैं जिनमें जो है जो फलों का निर्माण है वो अंडाशय से नहीं होता है, वो बाह्य दलपुंज या पुष्पासन से होता है, इसलिए इसे असत्य फल कहते हैं। ये सब सेब, रसभरी, अखरोट आदि में पाया जाता है। कभी कभी कुछ अंडाशय बिना निषेचन क्रिया के ही फल में विकसित हो जाते हैं। ऐसे फल को अनिषेक फल व क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। कभी कभी कुछ जो पादप होते हैं उनमें अंडाशय के बिना निषेचन क्रिया के ही फल विकसित हो जाते हैं। ऐसे फल को हम लोग अनिषेक फल कहते हैं। और जो ये क्रिया होती है फल के बनने की, इसको हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। ऐसा केला, अंगूर, पपीता, अनानास, संतरा आदि पादपों में पाया जाता है। फिर है असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। जो असंग जनन होता है ये लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना युग्मक संलयन या निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है। जब किसी पादप में लैंगिक जनन के द्वारा किसी पादप में बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है तो ऐसी क्रिया को असंग जनन कहते हैं। और इस प्रक्रिया से उत्पन्न पौधों को जो है वो असंजनिक पादप कहते हैं। जो विंकलर नामक साइंटिस्ट, उन्होंने 1908 में असंग जनन को एक लैंगिक जनन का अलैंगिक जनन द्वारा प्रतिस्थापन कहा है। ऐसा जो है असंग जनन प्रकार का जो भ्रूण का निर्माण होता है वो नींबू वंश के पादपों में होता है। फिर बहुभ्रूणता। एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होते हैं तो इसको हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं। और ऐसा संतरा में देखा जाता है, संतरे के बीज में देखा जाता है बहुभ्रूणता। तो क्लास 12th का जो सेकेंड चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसको अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर मानव जनन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।